हेलो मेरे 10th क्लास के छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बायोलॉजी के अगले अध्याय अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले सेशन में बताया था आपको कि मानव पाचन तंत्र के कुछ कुछ अंग जैसे कि मुख गुहा, ग्रास नली और साथ साथ हम लोगों ने बात किया था अमाशय के बारे में। आज हमारा जो अगला अंग है, आज हमारा जो अगला पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव पाचन तंत्र का जो अगला अंग है, उसका नाम क्या है? यकृत है। और इसी यकृत में पाया जाता है हमारा पित्ताशय, यानी कि एक लीवर और एक गॉल ब्लाडर। हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में, साथ-साथ हम लोग पढ़ेंगे पित्ताशय के बारे में कि आखिर ये यकृत कैसे काम करता है, पित्ताशय कैसे काम करता है और इनके कामों में, इनके कार्यों के द्वारा हमारे मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है, मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार हो पाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है यकृत यानी कि लीवर और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर। इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है रासायनिक रिफाइनरी। रासायनिक रिफाइनरी कहने का मतलब हमारे जो भोजन में बहुत सारे रसायन होते हैं, उन रसायनों का ये शोधन करते हैं, साथ-साथ उन रसायनों का ये पाचन करते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या बोला गया है? रासायनिक रिफाइनरी बोला गया है। बात करते हैं शारीरिक संरचना की, तो यकृत जो हमारा है बच्चा, यकृत हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। साथ-साथ हम इसको बोल सकते हैं कि यकृत जो है वो हमारे शरीर के अंदर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। यकृत क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसका वजन जो होता है बच्चा वो 1.5 केजी के बराबर होता है, यानी कि लगभग-लगभग 1.5 केजी का ये क्या होता है? हमारा एक लीवर होता है। हमारा जो कलेजी है, हमारा जो यकृत है वो कितने किलो का होता है? वो 1.5 किलो का होता है। कहाँ पाया जाता है? पेट के ऊपर दाहिने भाग में पाया जाता है। ऊपरी दाहिने पेट में 1.5 किलो का ये हमारा क्या है? आंतरिक अंग है। यकृत जो है वो आंतरिक अंग है। पित्ताशय जो है वो यकृत के नीचे पाया जाता है, जो नाशपाती के आकार की छोटी-सी थैली होती है। आप इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो। ये पूरा जो आपको लाल हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा यकृत। यकृत के इस साइड में ये हमारा दायाँ यकृत है, ये हमारा बायाँ यकृत। यकृत के 2 भाग हुए, 2 लोब्स होते हैं, एक हमारा दायाँ यकृत, एक हमारा बायाँ यकृत। ये जो आपको ग्रीन-ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये है हमारा पित्ताशय। ये हमारा पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर है, जो कि यकृत के निचले हिस्से में पाया जाता है और ये हमारा जुड़ा हुआ रहता है यकृत के साथ। इसमें 2 डक्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक दायाँ यकृत वाहिनी और एक बायाँ यकृत वाहिनी, यानी कि इसमें से 2 डक्ट निकलते हैं। जो डक्ट क्या करते हैं कि हमारे यकृत के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन पित्ताशय से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स हैं, जिनको हम बाइल जूस बोलते हैं, जो कि यकृत से होते हुए हमारे भोजन में पाए जाते हैं। ये हमारा जो पित्ताशय है, वो यकृत के नीचे पाया जाता है, जो नाशपाती के आकार की छोटी-सी थैली होती है। दोनों जो हेप्टिक और सिस्टिक नलिकाएँ हैं, दोनों जो हैं यानी कि हमारे जो यकृत है और हमारा जो पित्ताशय है, वो दोनों डक्ट से जुड़े हुए होते हैं, दोनों नलिकाओं से जुड़े हुए होते हैं, जिनका नाम है हेपेटिक नलिका और सिस्टिक नलिका। एक है हमारा हेपेटिक नलिका और एक है हमारा सिस्टिक नलिका। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो नलिका है, इसको बोलते हैं सिस्टिक नलिका, ये है हमारा हेपेटिक नलिका। ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे नलिकाएँ हैं, दोनों हमारे डक्ट है, सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो यकृत है, वो यकृत क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जिसका वजन आपने बताया 1.5 केजी होता है। साथ-साथ जो पित्ताशय है, वो यकृत के नीचे पाया जाने वाला नाशपाती के आकार का एक अंग है, जो हमारे यकृत के साथ जुड़ा हुआ रहता है हेपेटिक डक्ट और सेप्टिक डक्ट के साथ। तो इसको आप सिस्टिक डक्ट के साथ, तो ये आप इसको समझ लीजिएगा कि हमारे पास ये दोनों क्या हैं? डक्ट्स हैं, हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। आगे बढ़ते हैं कि इसमें से कौन-कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, तो एंजाइम में आपका है पित्त लवण और बिलिरुबिन। पित्त लवण और बिलिरुबिन क्या है? समझने का बात ये है कि आपके भोजन में जो भी चीज़ें आपने भोजन में की हैं, जैसे आपने तेल मसाले खाए हैं, तो उन तेल से क्या होता है? वसा होता है। तेल में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। अब जब वसा हमने खाया है, हमने जब फैट खाया है, वसा खाया है, तो ये जो लीवर से निकलने वाला पित्तरस है, ये जो लीवर से निकलने वाला पित्तरस है, वो क्या करेगा? वो पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है और पायसीकरण के बाद वहाँ से जो हमारा वसा है, वो वसा धीरे-धीरे टूटता है और टूटने के बाद वो ये जो हमारा मतलब मेन काम जो हमारे पित्तरस का है, हमारे बाइल जूस का है, वो यही है कि ये वसा को छोटे-छोटे, छोटे-छोटे चीज़ टुकड़ों में इमल्सिफाई कर दे, पायसीकृत कर दे, पायसीकरण कर दे। यही इसका क्या है? महत्वपूर्ण काम है, यानी कि ये क्या है? एक महत्वपूर्ण रासायनिक पायसीकारक है। अब पायसीकरण इमल्सिफिकेशन होता क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा है बड़ा एक वसा का कण।
एक बहुत बड़ा हमारा वसा का कण है और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा पित्त रस में पाया जाने वाला पित्त लवण है। ये हमारा पित्तरस में पाया जाने वाला पित्त लवण है। जब ये बड़ा-सा कण पर ये हमारा क्या करते हैं अटैक करते हैं, जो बड़े से कण पे वसा के बड़े कण पे जो हमारे पित्त के लवण जो है, वो पित्त के लवण जब अटैक करते हैं, तब ये क्या होता है, तब ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, बँट जाता है। यानी कि बड़ा वसा का कण हमारा छोटा टुकड़ों में, छोटे वसा के कण में बदल जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इसी को हम पायसीकरण बोलते हैं। तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास एक अंग है जिसका नाम है यकृत और ये जो यकृत होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसका वजन 1.5 केजी यानी कि लगभग 1.5 किलो का होता है। बात समझ में आ गई? यकृत के नीचे पाया जाता है एक नाशपाती के आकार का अंग जिसका नाम है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय और ये पित्ताशय रिलीज करता है बहुत सारे जूसेस जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। इन बाइल जूस में पाए जाते हैं बहुत सारे हमारे बाइल लवण पाए जाते हैं यानी कि इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे पित्त लवण और ये पित्त लवण जो हमारा है, ये पित्त लवण क्या करता है कि हमारे शरीर में जो हमने भोजन किया है, उस भोजन में जो वसा के बड़े-बड़े कण हैं, उन बड़े-बड़े कणों को ये तोड़ करके छोटे-छोटे कणों में बदल देता है, जिसको क्या बोलते हैं पायसीकरण बोलते हैं। यानी कि हमारा जो पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस है, वो मुख्य रूप से हमारा पायसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यकृत और साथ-साथ पित्ताशय समझ में आ गया होगा कि हमारी यकृत का काम क्या है और पित्ताशय का काम क्या है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पेज है, अगला जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा ये अग्नाशय। अग्नाशय कहने का मतलब होता है हमारा पैनक्रियास। अग्नाशय कहने का मतलब होता है हमारा पैनक्रियास यानी कि ये हमारा एंजाइम का पावर हाउस है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जो तुम्हारा एक संरचना है जो पत्ती के आकार की तुमको दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैनक्रियास, इसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय की संरचना की बात करेंगे तो ये अमाशय के पीछे पत्ती के आकार की एक लंबी ग्रंथि होती है। हमारी जो अग्नाशय है वो हमारे अमाशय के पिछले हिस्से में यानी कि अमाशय के जो पीछे के हिस्से हैं उसमें ये स्थित होता है जिसका नाम क्या है अग्न्याशय है और एक लंबी सी ग्रंथि होती है जो लगभग 6 से 8 इंच की होती है। तो 6 से 8 इंच लंबी ये क्या होती है हमारी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है पेनक्रियास है और इसी का नाम क्या है अग्न्याशय। इसमें क्या होते हैं एथिनार कोशिकाएं होती हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो कि अंतःस्रावी होते हैं। एक होते हैं सिनार कोशिकाएं जो बाह्य स्रावी होते हैं और एक होते हैं हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो क्या होते हैं अंतःस्रावी होते हैं और इन दोनों से होकर के हमारा जो पेनक्रियास है उस पेनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स बहुत सारे हार्मोन्स हमारे सेक्रेट होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं जिसके कारण हमारा पेनक्रियास जो है साथ में एक डाइजेस्टिव ऑर्गन तो है ही, पाचन तंत्र का एक अंग तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे लिए हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके कारण ये हमारे नियंत्रण और समन्वय में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि हमारा नियंत्रण और समन्वय में पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय का क्या रोल है, अग्न्याशय कैसे हम उसमें रोल अदा करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। शारीरिक कार्य क्या है जो काइम आया था, ये जो काइम आया था यानी कि जो स्टमक से निकला था, जो अमाशय से जो काइम निकला था, मैंने बताया था कि ये काइम जो होता है यानी कि अमाशय जो होता है, उस अमाशय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अम्ल पाए जाते हैं, जिसके कारण जो काइम होता है, जो भोजन निकलता है, वो काइम क्या होता है, वो भी अम्लीय हो जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एसिड मिला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा वो अम्लीय होता है। तो अब ये जो हमारा अ, अग्न्याशय है वो क्या करता है हमारे काइम को अम्लीय काइम को बेअसर करता है और बाइकार्बोनेट आयन छोड़ता है। कहने का मतलब क्या कि हमने जो भी एक भोजन लिया था जब वो अमाशय में गया, अमाशय में जाने के बाद वो क्या हो गया, अमाशय में जाने के बाद वो हमारा अम्लीय हो गया है। जब वो अमाशय से निकलेगा तब पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियास उसको संतुलित करने के लिए, उसे न्यूट्रल करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज़ करता है, बाइकार्बोनेट आयन छोड़ता है, जिसका पीएच वैल्यू दिया हुआ है आपका 8 से लेकर के 8.6 तक यानी कि ये हमारे भोजन जो कि अम्लीय होता है, अमाशय में जाने के कारण उस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको पचाने के लिए अग्न्याशय रस का स्राव करता है। हमारे पास जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन है,
फैट है, लिपिड्स है, ये सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सबको पचाने के लिए ये क्या करता है, अग्न्याशयी रस पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज करता है, उसका स्राव करता है और इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पाया जाएगा एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 मुख्य रूप से हमारे पास क्या होते हैं, ये 3 मुख्य रूप से हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे भोजन के पाचन में हमें हेल्प करते हैं, भोजन के पाचन में हमें सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं इसमें कौन-कौन से एंजाइम्स हैं, तो इसमें आता है अग्न्याशयी एमिलेज जो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज होते हैं, जो लार ग्रंथि से निकलने वाले एमाइलेज होते हैं, वो वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यहाँ पे जो अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, इस अग्न्याशय से निकलने वाला जो है ये एमाइलेज है, जो अग्न्याशय से निकल रहा है, वो भी क्या करता है, वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। साथ-साथ लाइपेज जो है वो हमारे वसा को तोड़ेगा, हमारे लिपिड्स को तोड़ेगा, हमारे जो वसा का जो मॉलिक्यूल्स है, जो कि हमारे लीवर ने, हमारे यकृत ने छोटे-छोटे टुकड़ों में जिसको तोड़ दिया था, ये उसको पाचन करने में मदद करेगा। साथ-साथ ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है, ये हमारे शरीर के जो भोजन है, उस भोजन में प्रोटीन को ये तोड़ने का काम करता है। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ हमारे पास आते हैं कहाँ से? पैनक्रियाज से। एक आता है हमारा पैनक्रिएटिक एमिलेज, एक आता है हमारा लाइपेज और एक आता है हमारा ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, लाइपेज जो है वो हमारे वसा को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है और साथ-साथ जो हमारा ट्रिप्सिन है, वो ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो बात यहाँ पे हो गई कि हमारे पास पाचक एंजाइम इसमें कितने आते हैं? 3 आते हैं और इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है बाबू इंसुलिन हार्मोन। एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में जो शुगर होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो चीनी होता है, जो मिठास होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें शुगर है, उस शुगर को ये तोड़ते हैं, उसको छोटे-छोटे कणों में तोड़ने का काम करते हैं, ये इंसुलिन होता है। जिसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनके पास एक बीमारी होती है जिनका नाम होता है डायबिटीज़ और ये डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग जो है, ये आपको बताता है कि आपके शरीर में चीनी की मात्रा का ज़्यादा होना, ये आपको सूचित करता है कि आपके शरीर में चीनी की मात्रा ज़्यादा है। अतः हमारे पास जो ये इंसुलिन है, वो इंसुलिन की कमी होने पे हमारे शरीर में क्या होते हैं, हमारे शरीर में डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है और डायबिटीज़ नाम की इस बीमारी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे और भी रोगों का जन्म होता है और भी सारे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इसको समझना होगा कि इंसुलिन की कमी से कौन-सा रोग होता है, डायबिटीज़ का रोग होता है और इंसुलिन को निकालता कौन है? पैनक्रियास निकालता है। इंसुलिन है क्या? तो एक हार्मोन है। तो बाबू ये हमारा पूरा का पूरा पैनक्रियास जो कि अमाशय के पिछले हिस्से में पाया जाने वाला एक लंबी ग्रंथि है, जिसमें से बहुत सारे कुछ ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है इसमें से जो हार्मोन जो एंजाइम्स निकलते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं, साथ-साथ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, जो कि हमारे पैनक्रियाज को एक बेहतर एक काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट देते हैं, जो कि सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो हमारा फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये इसको क्या कर सके, ये इसको अच्छे से पचा सके, उसके पाचन में सहयोगी बन सके। अतः ये हमारा जो अग्न्याशय है, जो पैनक्रियाज है, हमारे अमाशय से आने वाले काइम को और ज़्यादा तोड़ता है और तोड़ने के बाद ये कहाँ भेजता है? ये भेजता है हमारी छोटी आँत के पास। ये हमारे छोटी आँत के पास इसको क्या करेगा? भेज देगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारी छोटी आँत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? तो अब तक हमने देखा कि हमारे मुख गुहा से जो भोजन है वो भोजन गुहा में पाचन होने के बाद वो बोलस बना, फिर वो बोलस हमारा क्रमाकुंचन माध्यम से चला गया कहाँ पे? ग्रास नली से होते हुए वो चला गया अमाशय में, फिर अमाशय से वो जो भोजन है वो कायम बन करके बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जब वो रास्ते से जा रहा था, उस समय पे क्या हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हो ये अमाशय से जैसे ही इस रास्ते पे पहुँचा, इस रास्ते पे इसको मिलाता है कौन? यकृत और पित्ताशय, लीवर और गॉल ब्लाडर, साथ ही साथ इसको मिलता है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियास और ये तीनों मिल कर के यहाँ पे जो भोजन कायम आता है, इस कायम के प्रोटीन, इस कायम के वसा और इस कायम के हमारे कार्बोहाइड्रेट पर ये अटैक करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इनके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को ये और तोड़ते हैं और पचाते हैं और उसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं? हमारी छोटी आँत में भेजते हैं।
छोटी आंत जो हमारा है, वो हमारे पाचन तंत्र की सबसे लंबी संरचना होती है। ये हमारे पाचन तंत्र की सबसे लंबी संरचना है, जिसका कुल मिलाकर के आप अगर इसकी लंबाई देखोगे, तो लगभग-लगभग 6.8 मीटर से 7 मीटर के बीच में इसकी लंबाई होती है और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी मतलब सबसे लंबा क्या है, ऑर्गन भी है। तो आप ये समझ लो कि हमारी जो छोटी आंत है, उसका मुख्य काम जो होता है, वो एब्ज़ॉर्प्शन करना होता है, यानी कि अवशोषण करना होता है। जो हमने बताया था अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, तो ये अवशोषण का काम कहाँ पे होता है? ये होता है हमारी छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है किस चीज़ के लिए? ये जिम्मेदार होती है हमारे भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए, यानी कि भोजन जो हमने किया है, उसमें जो भी पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उन पोषक तत्वों को ये क्या करती है? अवशोषित करती है। तो शारीरिक संरचना की बात करते हैं, ये 6 से 7 मीटर लंबी एक कुंडलित नाली होती है। 6 से 7 मीटर लंबी कहने का मतलब अगर आप अपने घर पे अपनी माताजी का, अपनी दादी जी का साड़ी देखोगे, तो वो आपका 5 मीटर का होता है, उससे भी 2 मीटर ज़्यादा बढ़ा लो, तो ये करीब-करीब 6 से 7 मीटर लंबी क्या होती है? हमारी नाली होती है, हमारी एक ट्यूब होता है, जो ट्यूब क्या होता है हमारे पूरे के पूरे स्टमक में, इस एब्डोमेन कैविटी में, इस हमारे पूरे पेट में हमारे पास क्या होती हैं, सिकुड़ के फैली मतलब सिकुड़ के बिल्कुल आपस में क्वाइल्ड रहती है, कुंडलित रहती हैं और ये हमारे पेट में पाई जाती हैं। इसके 3 भाग होते हैं, एक होता है डी, एक होता है जे, एक होता है आई। डी का मतलब होता है डुओडेनम जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, जे से होता है जेजुनम और आई से होता है इलियम। ये 3 हमारे क्या हैं इसके पार्ट हैं डीजेआई, डी फॉर डिओडेनम, जे फॉर जेजुनम और आई फॉर इलियम। ये 3 हमारे क्या हैं छोटी आंत के पार्ट हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है डेडुनम से, फिर जाता है बड़नी बीच में इसका क्या है जेजुनम है और लास्ट पार्ट इसका क्या है इलियम है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा जो आंतरिक सतह है उसपे क्या होते हैं विली होते हैं और माइक्रोविली मौजूद होते हैं। ये विली और माइक्रोविली क्या है तो हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी जो आंतरिक दीवार है उसपे उंगली जैसी संरचना होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारी उंगली जैसी संरचना जो होती है वो मौजूद होती है और ये भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को अवशोषित करने में, उसको एब्ज़ॉर्ब करने में, सोखने में हमारे छोटी आंत का क्या करते हैं योगदान देते हैं, छोटी आंत को इसमें हेल्प करते हैं ताकि उसमें जो भोजन के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्वों को वो अवशोषित कर सके। तो ये काम किनका है? विली का और माइक्रोविली का जो मौजूद कहाँ होते हैं? छोटी आंत के आंतरिक दीवार में, आंतरिक संरचना में। शारीरिक कार्य क्या है? तो ग्रहणी में कायम का अंतिम रासायनिक पाचन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी ग्रहणी है। जिस ग्रहणी में आखिरी बार यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपको सी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना हमारी क्या है? ग्रहणी है। जिस ग्रहणी वाली संरचना में हमारा जो भोजन है, उस भोजन का अंतिम पाचन होता है, वहाँ पे यकृत द्वारा, साथ-साथ हमारे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय द्वारा, साथ-साथ हमारे अग्न्याशय द्वारा, ये तीनों चीज़ों से मिला-जुला करके हमारा यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है पूरा का पूरा भोजन का पाचन और भोजन का पाचन यानी कि अंतिम रासायनिक पाचन यहाँ से होता है। साथ-साथ ये रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र में पोषक तत्वों का मुख्य अवशोषण जो है वो यहीं होता है। यानी कि हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है, हमारी जो रक्त का प्रवाह है, उस रक्त के प्रवाह में हमारा जो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है, साथ-साथ वो रक्त में जो मिलते हैं, वो रक्त में मिलाने और पोषण में मदद करने का जो पूरा काम है, यानी पोषक तत्वों को अवशोषित करने का जो पूरा काम है, वो हमारा यहीं पे होता है, यानी कि छोटी आंत में ही होता है। इसमें एंजाइम्स कौन-कौन से हैं? तो इसमें कुछ आंतररस निकलते हैं, लेकिन इनका कुछ ख़ास ज़्यादा काम है नहीं। ये हमारे भोजन में जो और छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं, पोषक तत्व बचे हुए हैं, उनके पाचन में, उनको अवशोषण और पाचन करने में ये हमारे जो आंतररस है, ये आंतररस हमारे हेल्प करते हैं। कौन-कौन से हैं? माल्टेज़, सुक्रेज़, लैक्टेज़ और पेप्टिडेज़। ये हमारे जो हैं, ये हमारे कुछ आंतररस हैं, जो माल्टेज़ है, सुक्रेज़ है, लैक्टेज़ और पेप्टिडेज़ है, ये हमारे आंतररस आँत में पाए जाते हैं, जो कि हमारे भोजन के अंदर से कुछ-कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ-कुछ हमारे जो छोटे-छोटे हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको ये पचाने, साथ-साथ ये क्या करता है, उनको अवशोषित करने का काम करता है। हार्मोन में सेक्रेटिन और सिसिके यानी कि अग्न्याशय और पित्ताशय को ये क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। छोटी आँत में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो हार्मोन्स क्या करेंगे, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज़
और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर को ये एक्टिव करते हैं, सक्रिय करने का काम करते हैं। तो ऐसा हमने देखा हमारा ये क्या था, छोटी आंत था, स्मॉल इंटेस्टाइन था। जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने अब क्या पढ़ा कि ये हमारा 6 से 7 मीटर लंबा क्या होता है, नालिका होता है, जो नाली हमारे पास क्या है, स्टमक के अंदर यानी कि एब्डोमेन कैविटी के अंदर फैला हुआ रहता है। जितना ये इतना लंबा होता है जितना में तुम 3 बार लपटा जाओ, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, छोटी आंत है जो 6 से 7 मीटर लंबी होती है। साथ ही साथ छोटी आंत में हमारे 3 हमारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। एक होता है डुओडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम ये 3 हमारे पास क्या हैं, ये 3 हमारे पास छोटी आंत के पार्ट्स हैं, छोटी आंत के भाग हैं। और ये छोटी आंत के भाग के अंदर, इस छोटी आंत के अंदर हमारे उँगली जैसी संरचना पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, विली या फिर माइक्रोविली। तो ये विली और माइक्रोविली जो है वो क्या करते हैं, वो हमारे भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। साथ-साथ हमने शारीरिक कार्य में पढ़ा कि यहाँ पे जो काइम है, ग्रहणी में काइम का अंतिम रासायनिक पाचन होगा। साथ-साथ ये जो मुख्य रूप से क्या करता है, भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। पाचन का काम लगभग-लगभग समाप्त हो जाता है। ये सिर्फ क्या करता है, भोजन को अवशोषित करके ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त प्रवाह में इसको क्या करता है, भोजन के जो पार्ट्स हैं, जो भोजन हमारे ने पचा लिया है, उस भोजन को ये क्या करते हैं, अंदर भेजने का काम करते हैं, ब्लड के अंदर मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारी छोटी आंत का भी काम हो गया समाप्त। अब हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत से जाएगा कहाँ पे, बड़ी आंत में। तो मुझे उम्मीद है कि छोटी आंत तक का आपका पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं